हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर हम क्लास 11 की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आपको वन शॉट वीडियोस में इंट्रोडक्शन पार्ट समझा रही हूँ। अभी मैंने एक जो वीडियो बनाया था उसमें पूरा इंट्रोडक्शन बेसिक बता दिया था। आज इस वीडियो में ये भी इंट्रोडक्शन ही है, लेकिन यहाँ पर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और साथ ही साथ अकाउंटिंग एजम्पशंस को समझने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्योंकि वन शॉट वीडियो है। एक ही वीडियो से आपके सारे इंट्रोडक्शन वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे थ्योरेटिकल पार्ट में, उसमें भी आपको वन शॉट में एक चैप्टर कंप्लीट करा दूंगी। यदि इससे पहले वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें देख सकते हैं। मेरा ये वीडियो आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। ये जो PDF है ये टेलीग्राम पर भी आपको मिल जाएगी, तो आप वहां पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 11 की अकाउंटिंग को। लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, आप मेरे चैनल को देख रहे हो और पसंद कर रहे हो। तो चलिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं हम इसे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन दी है। Accounting principle are the rule adopted by accounting universally while recording accounting transaction। मतलब जब हम accounting transaction को रिकॉर्ड करते हैं, कोई भी लेन देन होता है, कोई भी चीज़ को खरीदना या बेचना होता है, तब हम उसे रिकॉर्ड करते हैं। तो किस आधार पर करते हैं? अकाउंटिंग के प्रिंसिपल के आधार पर करते हैं, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। दे आर द नॉर्म्स एंड रूल। ये क्या है? ये नॉर्म्स हैं और रूल्स है विच आर फॉलोड इन अकाउंटिंग इन वेरियस आइटम ऑफ एसेट्स। जिसे कहाँ कहाँ पर फॉलो किया जाता है? एसेट्स में, लाइबिलिटीज में, एक्सपेंसेस में, इनकम में, मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनमें। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, स्टॉक इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ द कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। फिक्स्ड एसेट्स शुड बी डेप्रिसिएटेड ओवर देयर एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। मतलब इन्होंने ये बोला है कि इन्वेंट्री है उसकी भी हम क्या करते हैं? नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालते हैं। या फिक्स्ड एसेट्स है उसका भी हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। क्लियर? अब नीचे क्या दिया हुआ है? ये एक डेफिनेशन दी है। यदि आपसे क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछा जाता है लिखने के लिए तो यहाँ पर आप एक डेफिनेशन जरूर लिखिएगा। चलिए, अब फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। कौन कौन से फीचर होते हैं? जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं वो हमेशा मेन मेड होते हैं। मतलब अपने आप तो आए नहीं हैं, लोगों के द्वारा ही, इंसानों के द्वारा ही बनाए गए हैं ना। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर मेन मेड। अकाउंटिंग प्रिंसिपल मेन मेड, दे आर द बेस्ट पॉसिबल सजेशन बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ठीक है ना। ये उन लोगों द्वारा बनाए गए हैं जिन्होंने इस चीज़ पर काम किया है, उन्हें एक्सपीरियंस है उस चीज़ का कि किस तरीके से काम होता है अकाउंटिंग में। तो उन्हीं के द्वारा मेन मेड है, उन्हीं के द्वारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाए गए हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल। ऐसा नहीं है कि एक बार अकाउंटिंग प्रिंसिपल बना दिए तो उनमें कोई चेंज नहीं होगा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं फ्लेक्सिबल, उनमें आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर जनरली एक्सेप्टेड। जो इसकी जो गाइडलाइन है, ठीक है, वो हर जगह एक्सेप्टेड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम हमारे इंडिया में काम कर रहे हैं तो यहीं पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। यूनिवर्सली हर जगह इसकी गाइडलाइन एक्सेप्टेड होती हैं। क्लियर? अब यहाँ पर अकाउंटिंग अजम्पशंस कौन कौन से होते हैं? देखिए, कुछ अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं जो इंपॉर्टेंट है। पहला होता है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। ठीक है, लिखा तो बहुत सारा है लेकिन मैं आपको हिंदी में समझा देती हूँ। गोइंग कंसर्न अजम्पशन ये कहता है कि जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस को स्टार्ट करता है तो उसके मन में हमेशा ये रहता है कि ये बिजनेस कभी बंद नहीं होगा, हमेशा चलता रहेगा। हमेशा उसकी ये रहती है इच्छा कि ये बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहलाता है। उसके अकॉर्डिंग चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कोरोना आए, कभी भी बिजनेस बंद नहीं होगा, हमेशा ही चलता रहता है। ये एक प्रिंसिपल है, ये एक एजम्पशन है। ऐसा सोचा जाता है, कभी कभी ऐसा होता नहीं है क्योंकि कोविड में बहुत सारे लोगों के बिजनेस बंद हो गए। नेक्स्ट होता है कंसिस्टेंसी एजम्पशन। इस एजम्पशन के अनुसार क्या होता है? हमारे जो पहले जो बिजनेस करते थे, हमारे फादर, हमारे ग्रैंडफादर, वो जो मेथड यूज़ कर रहे हैं
ठीक है ना, वो जो मेथड यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस में, वही मेथड, वही अकाउंटिंग मेथड हम भी यूज करेंगे। पर कभी कभी हो सकता है कि हम दूसरी कोई मेथड यूज कर लें। हम ये सोचें यार कि हमारी ये मेथड से हमारा काम हो रहा है अच्छा, लेकिन हो सकता है हमारी दूसरी कोई मेथड है उससे और अच्छा काम हो जाए। तो ये क्या कहलाती है, कंसिस्टेंसी एजम्पशन होती है। जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करने की दो मेथड होती है, जो डेप्रिसिएशन होता है ना बच्चों, उसको चार्ज करने की दो मेथड होती है, एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और एक स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, ये दोनों ही एक्सेप्टेड हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी हम जैसे दूसरे हमारे जो एल्डर्स थे वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज करते आ रहे थे, लेकिन हमने सोचा यार कि हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज नहीं करते, हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करके देखते हैं और फिर दोनों को कंपेयर करके देखते हैं कि क्या अंतर आ रहा है और कौन सी अच्छी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम स्टार्टिंग से जो मेथड यूज़ कर रहे हैं वही करते रहें। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है एक्रूरल अजम्पशन। एक्रूरल अजम्पशन ये कहता है कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है उसे तुरंत ही रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। देखिए ये लिखा है, अकॉर्डिंग टू द एक्रूरल अजम्पशन अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द टाइम व्हेन इट इज एंटर्ड इनटू एंड नॉट व्हेन सेटलमेंट टेकन प्लेस। मतलब जैसे ही ट्रांजेक्शन हुआ उसे रिकॉर्ड कर लो, चाहे उसका पैसा मिला हो या नहीं मिला हो। यदि कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, हमारे पास कोई आया है सामान खरीदने, उसने हमसे सामान खरीद लिया है, वो पैसा उसने चाहे दिया हो चाहे नहीं दिया हो, लेकिन ट्रांजेक्शन हो गया है तो उसको तुरंत ही रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। ये कौन कहता है, एक्रूरल अजम्पशन कहता है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है ना, ये भी वही अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, इनको ध्यान से समझिए। अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये कहता है, पहला वाला अकाउंटिंग प्रिंसिपल कह रहा है कि अकाउंटिंग एंटिटी है। ठीक है ना, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो हमारी जो अकाउंटिंग होती है उसे एक एंटिटी कहा गया है। यहाँ पर हमारे बिजनेस को और हमारे बिजनेसमैन को दोनों को अलग अलग रखा जाना चाहिए। आप ये जानते हैं कि बिजनेसमैन ही बिजनेस को स्टार्ट करता है, बिजनेसमैन ही बिजनेस में कैपिटल लगाता है, लेकिन ये दोनों अलग व्यक्ति हैं। क्योंकि जब बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है तो बिजनेसमैन बिजनेस से ये चाहता है कि उसे प्रॉफिट मिले। तो बिजनेस अलग एंटिटी है और बिजनेसमैन ओनर अलग एंटिटी है। यही कॉन्सेप्ट ये बताता है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट दैट कैन बी मेजर्ड इनटू मनी टर्म रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है ना, मनी टर्म में होना चाहिए हमेशा, तभी उन्हें हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। ये इसका इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल लाइफ ऑफ द एंटरप्राइजेज इज ब्रोकन इन द स्मॉलर पीरियड। ये जो मेजर करने में इजी होती है। तो अब अकाउंटिंग पीरियड कैसा होता है आपको पता ही है, हमने अभी तक, आप तो रिवीजन पढ़ रहे हैं। ये अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च का अकाउंटिंग पीरियड होता है। और इसी में आपको एक साल का पूरा देखना पड़ता है कि हमने क्या क्या लेन देन किया। ऐसा तो नहीं कि एक बार बिजनेस खोला और जब बंद करेंगे हम तभी देखेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। बीच में अकाउंटिंग पीरियड में आपको देखना पड़ेगा ना। तो वही चीज़ ये बता रहा है। आगे है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है ना, हर चीज़ डिस्क्लोज होना चाहिए हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में। ऐसा नहीं है कि हमने कोई चीज़ छुपा के रख लिया, किसी चीज़ की एंट्री नहीं करी, ऐसा नहीं है। जो जो चीज़ें बिजनेस में हो रही है वो सभी चीज़ें डिस्क्लोज होना चाहिए, उसकी सारी चीज़ों की एंट्री होना चाहिए। ये बता रहा है डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ठीक है, इसके बाद है मटेरियलिटी प्रिंसिपल। अब पहले वाला प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि सब चीज़ों को दिखाना चाहिए, लेकिन जो मटेरियलिटी प्रिंसिपल है ये कह रहा है कि मटेरियलिटी प्रिंसिपल रिफर टू द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द आइटम एंड इवेंट, मीन्स दैट इज अ मैटर ऑफ एक्सरसाइजिंग जजमेंट टू डिसाइड व्हेन आइटम इज मटेरियल एंड विच नॉट, है ना। मतलब ये कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को रिकॉर्ड कर लिया जाए। अब वो कैसे, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये बोल रहे हैं कि यदि हमने बिल्डिंग में कुछ रिपेयरिंग का काम कराया 2.5 लाख का, तब उसे रिकॉर्ड किया जाना चाहिए क्योंकि हमारा जो टर्नओवर है वो 10 लाख है। लेकिन जब हमारा टर्नओवर 15 करोड़ है तब इसे रिकॉर्ड किया जाना ज़रूरी नहीं है। इसे एक छोटा सा एग्जाम्पल और देती हूँ, ये तो बहुत लेंदी एग्जाम्पल हो गया। जैसे मेरा कोई फ्रेंड था, वो मेरे पास आया और उसने ऐसे ही वो बैठा, मैंने उसे चाय पानी नाश्ता कराया। ठीक है, अब उसमें मेरे कितने खर्चे हो गए, 500-1000 रुपये का खर्चा हो गया।
अब मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, उसमें यदि मेरा 500,000 रुपये का खर्चा मैंने अपने दोस्त को नाश्ता पानी कराने में कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसको रिकॉर्ड करने की नीड नहीं है। तो वही मटेरियलिटी प्रिंसिपल कह रहा है कि हर चीज़ को रिकॉर्ड नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि जितने भी हमारे एक्सपेक्टेड लॉस हैं उन्हें हमें रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। जैसे हमने कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट किया, अब वो इन्वेस्टमेंट किया और उसको इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमको ये लगा कि यार यहाँ पे तो हमने गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया, हो सकता है कि यहाँ से हमें कोई रिटर्न ना मिले, हो सकता है हमारा ये पैसा डूब जाए, तो ये हमारा एक्सपेक्टेड लॉस हो गया। तो इस एक्सपेक्टेड लॉस को क्या करना चाहिए, रिकॉर्ड कर लेना चाहिए और जितने भी हमारे एक्सपेक्टेड गेन या प्रॉफिट है उनको छोड़ देना चाहिए, जब होंगे उनको हम तब रिकॉर्ड कर लेंगे। ये प्रिंसिपल ये बताता है। नेक्स्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि हमें उसी प्राइस में उसे रिकॉर्ड करना चाहिए जिस प्राइस में हमने उस एसेट्स को खरीदा है। ये कॉन्सेप्ट इसी बात को क्लियर करता है, क्योंकि क्या होता है, एसेट्स जो हमने अभी खरीदी हो सकता है उसके 5 साल बाद जो वैल्यू है वो 5 लाख की जगह 10 लाख हो जाए या 7 लाख हो जाए या 3 लाख हो जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमने जितना उसमें इन्वेस्ट किया है उसी में उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस डिटरमाइन प्रॉफिट पीरियडिकली। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैच करते हैं हमारा जो रेवेन्यू हुआ है, हमें जो प्रॉफिट हुआ है उसे पिछले साल से और इस साल से। तो ये क्या है, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या करता है, मैच करना हमारे प्रॉफिट को या रेवेन्यू को पिछले साल से और इस साल से, ताकि हमें पता चल सके कि हमें प्रॉफिट कैसे हुआ है और कितना हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर देखिए, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है ना। जैसे किसी बिजनेसमैन ने बिजनेस में कैपिटल लगाई तो बिजनेसमैन के पास से गया, पैसा गया, कैपिटल गई, लेकिन बिजनेस में तो कैपिटल आ गई ना। तो हर ट्रांजैक्शन के 2 कॉन्सेप्ट होंगे, 2 एस्पेक्ट होंगे, सॉरी, एक डेबिट एंड एक क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट रेवेन्यू इज कंसिडर्ड हैज बीन रियलाइज्ड व्हेन द ट्रांजैक्शन हैज बीन एंटर्ड इनटू द ऑब्लिगेशन रिसीव द अमाउंट एस्टेब्लिश। मतलब यहाँ पर जब पैसा मिल जाता है तब हमें उस अमाउंट की पहचान हो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, वेरीफेबल। नेक्स्ट क्या कह रहा है, वेरीफेबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जितना भी हमारा अकाउंटिंग में हम जो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं वो फ्री फ्रॉम बायस होना चाहिए, किसी भी तरह का पर्सनल बायस उसमें नहीं होना चाहिए। ये सारे एविडेंस के आधार पर रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि कभी फ्यूचर में इन केस हमको कोर्ट में उसे लाना पड़े तो हमारे पास प्रॉपर एविडेंस हो। क्लियर। तो ये सारे क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स कहलाते हैं। इसके बाद होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देखिए जब भी हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं वो सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही करते हैं। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि जो गाइडलाइन है उसे फॉलो किया जाता है। अब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो प्रिंसिपल यूज होते हैं वो बहुत सारे यूज होते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, इन सारे प्रिंसिपल में कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन से प्रिंसिपल को अलग फॉर्म यूज करिए, कोई से प्रिंसिपल को अलग फॉर्म यूज करिए। तो यहाँ पर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया जिसको फॉलो करके सभी लोग काम करते हैं। ये किसके द्वारा इशू किया गया, यहाँ पर ये इशूड बाय द काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, अकाउंटिंग, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हमारे इंडिया में फॉलो किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। देखिए IFRS आर द सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है ना। जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के ही जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करती है और इंडिया में अप्लाई करती है। तो ये एक होता है। नेक्स्ट यही चीज़ है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। जितने भी इंडिया में जो बिजनेस करते हैं वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, द जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर द सेम टिपिकल अकाउंटिंग टेक्निक दैट वी गेन द ग्लोबल एक्सेप्टेड, है ना, जो हर जगह एक्सेप्टेड है। GAAP मतलब ये एक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिर्फ इंडिया में एक्सेप्टेड है, लेकिन ये GAAP वो ग्लोबली एक्सेप्टेड होता है। यदि कोई इंडियन बाहर जाके कोई बिजनेस करता है तो वहां पर इसको फॉलो कर सकता है, ठीक है ना। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस
अकाउंटिंग, कैश बेसिस अकाउंटिंग इज अ सिस्टम विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज ट्रांजेक्टेड, है ना, मतलब जब कैश ट्रांजेक्शन होता है तब हम इस कैश बेसिस अकाउंटिंग का यूज करते हैं। उधार लेन देन का इसमें किसी भी तरह से कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। एक्रूरल बेसिस अकाउंटिंग, इसके अकॉर्डिंग चाहे पैसा मिले चाहे पैसा नहीं मिले लेकिन उसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। अभी हमने पहले पढ़ा ना, तो एक्रूरल बेसिस अकाउंटिंग वो होती है। इस तरह से आज हमने यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को छोटे से वीडियो में समझ लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा।